समझते हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। मान लो सर, अगर ये कोई कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये दोनों कैपेसिटर इस तरह से हैं कि सच दैट इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है और इसका अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मान लीजिए V1। दूसरा है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है और इसका अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V2। अब हमने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर को लिया और इस कैपेसिटर को लेने के बाद हमने कनेक्ट कर दिया सर। दोनों कैपेसिटर हैं, इसको कनेक्ट कर दिया। अगर आप इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो आफ्टर यू मेक द कनेक्शन बिटवीन दीज टू कैपेसिटर, व्हाट विल हैपन कि सर चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते। मान लो कि V1 इज ग्रेटर देन अगर V2 है, V1 V2 से बड़ा है, तो इस केस में चार्ज फ्लो करेगा उस कैपेसिटर से जिसका पोटेंशियल बड़ा है। कैपेसिटेंस बड़ा है उससे नहीं, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वहां से चार्ज फ्लो करेगा किसमें, उसमें जिसमें का पोटेंशियल कम है। एंड आफ्टर सम टाइम दे विल रीच टू अ कॉमन पोटेंशियल, मतलब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे दोनों पहुंचेंगे। जब दोनों एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे पहुंचेंगे तो चार्ज का फ्लो फर्दर स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो उस पोटेंशियल को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सर Q1 प्लस ऑफ Q2, दैट इज द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंसेस C1 प्लस ऑफ C2। एक तरीका होता है ये लिखने का, Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। दूसरा पोटेंशियल लिखने का तरीका होता है C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2। भाई चार्ज को आप CV लिख सकते हैं, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2, दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर द सेम कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का ये दूसरा फॉर्मूला है कि आप कॉमन पोटेंशियल को या तो लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, या आप लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अच्छा, इस प्रोसेस में व्हेनेवर द चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर, इस वाले प्रोसेस में होगा क्या, इसमें भी एनर्जी का लॉस होगा, है ना, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के अक्रॉस एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो एनर्जी का जो लॉस है सर, वो उसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हाफ C1 C2 इंटू V1 माइनस ऑफ V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी लॉस। इस केस में जो एनर्जी का लॉस होता है या डिफरेंस ऑफ एनर्जी होती है, डेल्टा यू का मतलब है यू इनिशियल माइनस ऑफ यू फाइनल किया है। यू इनिशियल मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में से अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज हाफ इंटू C1 C2 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय V1 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है सर, नोट करिए इसको। ठीक है, एक सवाल कर दीजिए छोटा सा, उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं। तो सर एक छोटा सा सवाल है कि सर आपको मैंने बोला कि ये दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, दे हैव बीन कनेक्टेड टू विथ ईच अदर। ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मान लो 2 माइक्रोफैराड है। इट इज चार्ज बाय अ सेल ऑफ पोटेंशियल 6 वोल्ट। ये दूसरा वाला कैपेसिटर ये मान लीजिए 4 माइक्रोफैराड है एंड इट इज चार्ज बाय अ वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल, और दूसरा आपको बताना व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी। सिंपली फॉर्मूला यूज करिए, आंसर बताइए।
आ गया सर कॉमन पोटेंशियल आप लोगों का? कुछ आंसर्स आए हैं मेरे पास शायद, केवल नहीं। भाई फाइनल पोटेंशियल क्या होगा दोनों का? व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल और कॉमन पोटेंशियल, जो भी कह लीजिए आप। तो कॉमन पोटेंशियल आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 C इंटू V, C1 V1। अच्छा फातिमा, देखते हैं। प्लस ऑफ C2 V2 दैट इज 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 प्लस ऑफ 4। ठीक है, तो V फाइनल की वैल्यू हो गई 12, 12 और 8 20 डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब ये आ गया 10/3 वोल्ट्स। ये आपका कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी? एनर्जी का चेंज कितना होगा? तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू हाफ इंटू C1 C2। C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 4 इंटू V1 माइनस V2 दैट इज 6 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 मतलब 2 प्लस 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा सर 4, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइड बाय 6। 2 टू द 4, 2 3 द 6, मतलब ये आ गया सर 32/3। ठीक है, दिस इज 32/3 माइक्रो जूल। ये तो आ गया सर आपका एनर्जी का डिफरेंस और ये कॉमन पोटेंशियल। चलिए सर अब आगे बात करें, इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, यहाँ तक जो हमने बात किया था वो तो एनर्जी एनर्जी पे बात हो गई। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। आप लोगों को मालूम है, अच्छा ये चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल सिमिलर है टू दैट ऑफ रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन। मतलब जो मेथड्स मैं यहाँ पे सिखाऊंगा फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, वही सेम मेथड आपके एप्लीकेबल है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो चाहे वो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो या रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो, दोनों में मेथड सेम एप्लीकेबल है। हाँ, फॉर्मूला अलग है अनडाउटेडली, बट मेथड्स जो जो यहाँ पर मैं सिखाऊंगा वो मेथड्स वहां भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहली बात, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि कैपेसिटर अगर ऐसे कनेक्टेड है सच दैट द चार्ज फ्लोइंग इन द कैपेसिटर इज सेम। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सेम चार्ज फ्लो कर रहा हो। मान लो अगर ये चार्ज क्यू है तो सारे कैपेसिटर में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा हो, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चा ऐसे भी रटता है कि सर एक कैपेसिटर का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है एंड सो ऑन। तो ये भी आप रट सकते हो, बट हमेशा याद रखो द बेस्ट वे इज टू रिमेंबर इज दैट कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब कहेंगे जब चार्ज की वैल्यू इन ईच एंड एवरी कैपेसिटर इज सेम। ठीक है, तो इस केस में जब आप 1/C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये होता है सर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सबके अक्रॉस सेम होगी, बट हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो अलग अलग होगी। चाहे वो C1 हो, उसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, C2 के अलग अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा एंड सो ऑन। दूसरी बात सर, अगर मान लीजिए कि हम इसमें दो कैपेसिटर इमेजिन कर लें, दो कैपेसिटर, और दो कैपेसिटर को हम अज्यूम कर लें कि ये सीरीज में ये C1 है, ये C2 है, और यहाँ से जो चार्ज आ रहा है दैट इज Q। ठीक है, तो हम एक बात तो ये कह सकते हैं कि सर दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिफरेंट है। मतलब इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल की वैल्यू V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंट है बट चार्जेस आर सेम। मतलब Q को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C1 V1, एंड Q को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C2 V2, बिकॉज चार्जेस आर सेम। तो Q को हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। दोनों पे चार्जेस की वैल्यू सेम, इसका मतलब C1 V1 मस्ट बी इक्वल टू C2 V2, ऐसा लिखा जा सकता है। C1 C2 C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि C1/C2 इज इक्वल टू V2/V1। C1/C2 इज इक्वल टू V2/V1। इसका क्या मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल अपने आप को डिवाइड करता है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। पोटेंशियल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द कैपेसिटेंस। पोटेंशियल जो है कैपेसिटर के अक्रॉस, वो कैपेसिटेंस से इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। इसीलिए सर आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मुझे पोटेंशियल का रेशियो चाहिए ना, पोटेंशियल V1:V2:V3 एंड सो ऑन, चाहे जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हो, पोटेंशियल का अगर रेशियो चाहिए तो पोटेंशियल का रेशियो होता है 1/C1:1/C2। मतलब पोटेंशियल डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। पोटेंशियल डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। बात समझ में आई?
पोटेंशियल अपने आप को इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस में डिवाइड करता है। तो खैर सीरीज में आपका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड 1/C3 एंड सो ऑन। नोट करते रहिए सर ताकि हम आगे बढ़ते रहें। ओके, द नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम ले लें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका कैपेसिटर मान लीजिए, ये दो कैपेसिटर हमने लगा दिया इस तरह से सच दैट कि इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम है। मतलब क्या है सर? देखो, सेल में अगर एक एंड को आप जीरो मान लेते हो, वी वोल्ट का सेल मान लो, अगर एक एंड पे आपने 0 वोल्ट मान लिया तो दूसरे एंड पे आप वी मान लेंगे। एक एंड पे 0 मान लिया तो दूसरे एंड पे आप क्या मान लेंगे? वी मान लेंगे। तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ वी तो यहाँ पे वी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ भी तो यहाँ पर भी। क्यों सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन जब भी सर्किट में बनाई जाए, इसका मतलब है कंडक्टर, और कंडक्टर अपने आप में इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। इसका मतलब कि कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर ये 10 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट का सेल, तो ये 10 वोल्ट एक्चुअली में इसका पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल का। मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट इज 10 वोल्ट। इसका मतलब अगर एक एंड पे मैं 0 कह दूंगा तो दूसरे एंड पे 10 कह दूंगा, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 माना जाएगा। इसीलिए सेल के केस में ना हम ऐसे कर सकते हैं कि एक एंड को 0 मान लो तो दूसरे एंड पे पूरा का पूरा वोल्टेज अज्यूम कर लो। दूसरी बात, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 हम मानेंगे, बिकॉज कंडक्टर बीच में कोई रेजिस्टर कैपेसिटर या इंडक्टर नहीं है, तो हर पॉइंट पे सेम वोल्टेज मानेंगे। सर इसी तरह से यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0 तो यहाँ 0, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव द सेम कंडक्टर रनिंग, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी वी, तो यहाँ वी तो यहाँ भी वी, यहाँ वी तो यहाँ भी वी। ये C1 कैपेसिटर, ये C1 2 कैपेसिटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि C1 के अक्रॉस भी अगर आप पोटेंशियल का डिफरेंस देखेंगे तो V माइनस 0 विल बी इक्वल टू V, और C2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल का डिफरेंस देखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? V माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू V। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम रहता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सर पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम याद रखिएगा कि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? C1 प्लस ऑफ C2 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरी बात सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी सेम ऑल्दो द चार्ज विल नॉट बी सेम। एक्चुअली में मान लीजिए यहाँ से कुछ चार्ज आया Q, तो ये चार्ज जब यहाँ आएगा सर तो ये चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसको जितने रास्ते मिलेंगे उतने रास्तों में डिवाइड होगा। इधर कुछ चार्ज चला गया मान लो Q1, इधर कुछ चार्ज चला गया मान लो Q2। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट? चार्ज लिखना है हमें, तो चार्ज विल बी इक्वल टू C1 मल्टीप्लाइड बाय V। तो यहां से मैं V को ऐसे भी लिख सकता हूँ Q1 डिवाइड बाय C1। सिमिलरली अगर हम चार्ज देखें किसमें सर, चार्ज अगर हम देखें किसमें, दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में चार्ज को हम लिख सकते हैं फिर से C2 मल्टीप्लाइड बाय फिर से V। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? V इज इक्वल टू कितना? Q2 बाई C2। Q2 बाई C2 दोनों के पोटेंशियल हमेशा इक्वल होंगे, तो इसीलिए मैं ये भी लिख सकता हूँ कि Q1 बाई C1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप? Q2 बाई C2। तो सर यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप? C1 डिवाइड बाई C2। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ चार्जेस in the parallel combination divides in the direct ratio of the capacitances। देखो, Q1 is equal to C1, इसका मतलब है charge is directly proportional to the capacitance। इसका मतलब higher is the value of capacitance, higher will be the charge flowing through that capacitor। less is the value of capacitance, less will be the charge flowing through that capacitor। तो charge वो directly depend किस पे करेगा? capacitance पे। क्लियर? इसका मतलब है कि अगर मैं चार्ज का रेशियो ले लूं, इन द केसेस ऑफ द कैपेसिटर, अगर मैं चार्ज का रेशियो ले लूं Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, अगर मैं चार्ज का रेशियो ले लूं तो ये डायरेक्टली लिखा जाएगा C1 is to C2 is to C3। इसका मतलब है चार्ज डिवाइड्स इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस, whereas सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए सर, तो अब बारी आती है सवाल सवाल की, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बिल्कुल आसान। देखता हूं कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। सर ये कैपेसिटर है, एक यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर। सर यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर। इस तरह से सर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। आपको बताना है इस पॉइंट को P मान लो, इस पॉइंट को Q मान लो। आपको बताना है C इक्विवेलेंट कितना होगा अक्रॉस P एंड Q। ये C, ये C, ये C, C C C, C C C, C C C। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस अक्रॉस P एंड Q। करिए, सिंपल सीरीज ऑफ पैरेलल के फॉर्मूले पे बेस्ड है। हाँ सर, क्या हुआ? P और Q के अक्रॉस हमें C इक्विवेलेंट चाहिए, क्या करें? सर ये जिस पे टिक किया, ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं? हाउ दीज थ्री कनेक्टेड? हाउ दीज थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड? जिस पे मैंने टिक किया है, ये तीनों कैपेसिटर आपको कैसे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं? वेरी गुड फातिमा। ऑब्वियसली दीज थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्यों है? देखो, ये देखो, ये वाला, ये जो ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला, ये भी उन्हीं दो पॉइंट से अक्रॉस कनेक्टेड है, जिसका अक्रॉस बीच वाला कनेक्टेड है और जिसका अक्रॉस ये वाला कनेक्टेड है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये ऑल दिस थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस पूरे का कॉम्बिनेशन अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं बाय अ सिंगल कैपेसिटर, इस पूरे को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं बाय अ सिंगल कैपेसिटर, तो इसका जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, दैट वुड बी सिंपली इक्वल टू 3C, क्योंकि कैपेसिटेंस इन पैरेलल आप लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये कितना आ जाएगा? 3C। इसका मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप रिप्लेस करके यहाँ पे एक ये C एज इट इज रहा, ये वाला एज इट इज रहेगा, ये वाला जो हुआ इसको आप लिख सकते हैं 3C, और ये वाला जो कैपेसिटर है ये C एज इट इज। ठीक है, ये C एज इट इज, ये C एज इट इज, और ये C एज इट इज। यहाँ पर पॉइंट P है सर, और यहाँ पर पॉइंट कितना है? तो यहाँ पर Q। अब अगर आप देखें ध्यान से, तो ये वाले जो तीन कैपेसिटर्स हैं, ये वाले जो तीन कैपेसिटर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा याद रखिए, जहां पर चार्ज डिवाइड नहीं हो वो सीरीज, जहां पर चार्ज डिवाइड हो वो पैरेलल। तो यहाँ पर चार्ज डिवाइड नहीं होगा, मतलब अगर आप इमेजिन करो कि यहाँ से कुछ चार्ज आया, तो यही चार्ज यहाँ भी जाएगा और यही चार्ज यहाँ भी जाएगा, बिकॉज चार्ज डजंट हैव एनी अदर पाथ टू गेट डिवाइडेड। ये एक ही पाथ है, तो इट विल कंप्लीटली फ्लो इनटू द सेम पाथ, राइट? तो चार्ज का कोई डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/1/c, दो बार, प्लस 1/3c। यही तो करेंगे आप। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा सर 3c, ये आ जाएगा सर 3 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 3C डिवाइडेड बाय 7। मेरे हिसाब से तो ये आएगा। ठीक है, इसका जो बचा और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया, अब इस पॉइंट के अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस निकालना था P और Q के अक्रॉस। ये C है, ये आपका आ गया 3C/7। नाउ दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी C प्लस ऑफ 3C/7।
7, इसका मतलब कितना होगा? 7c plus 3c is equal to 10c/7. 10c/7 will be your answer. ये आ रहा है क्या फातिमा जी? Did you get this answer as 10c/7? चलिए नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा, आगे बढ़ेंगे। फटाफट, रफ्तार तेज। फरहान भाई नोट कर लिया? शिवा, शिफत, नोट कर लिया आप लोगों ने? बोलने रहे। आप लोगों को दीजिए आवाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद कुछ चीजें सिखाता हूँ, चीजों पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, सी सी सी। ठीक है, बता दीजिए सी इक्वल। मेरी आवाज प्रॉपरली? फातिमा जी, my voice is lagging. I think it may not lag now.
अच्छा सर, ये वाला सॉल्व हो गया? ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको? 7c/2 is the answer given to me by Shiba Riaz. सर एक बात तो ऑब्वियस है कि ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, तो इसको हम c/2 लिख सकते हैं। वही 1/c1 प्लस 1/c2 से c/2 लिख सकते हैं। अब जब ये कर लेंगे आप, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय सिंगल कैपेसिटर। मान लीजिए ये सिंगल कैपेसिटर है और ये वाला कैपेसिटर एज इट इज। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर एज इट इज, फिर ये जो दो लगे हुए हैं वो एज इट इज, ये वाला एज इट इज। ये हो गया सर c/2, और ये वाला c है, ये भी c है, ये भी c है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये c/2 और ये c, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, तो दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल नाउ। अगर इसको देखें आप, तो इसका आप सम करेंगे c प्लस ऑफ c/2, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 3c/2। ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो 3c/2। अब इसके बाद इसके कॉम्बिनेशन को फर्दर आप क्या शो कर सकते हो, तो ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये हो गया सर हमारा 3c/2, ये हमारा हो गया सर c, और ये हो गया सर हमारा c। अब ये फर्दर फिर से अगर आप देखें तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका मतलब 1/c इक्विवेलेंट को आप क्या लिखेंगे, तो 1/c इक्विवेलेंट को लिखेंगे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/3c/2। देखो यहां लिखेंगे आप 1/3c/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2/3c। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो 2/3c लिखेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3c, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ कितना, तो ये 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी आएगी, तो यहाँ से c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 3c इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 3c/8। 3c/8 वुड बी द फाइनल आंसर। 3c/8 विल बी द फाइनल आंसर। हो गया बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी कुछ आता भी होगा, मैं पहले ही फिर से बताता हूँ। देखिए सर, सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कि कैपेसिटर्स आपको इस ऐसे गिवन है, और इसके साथ साथ आपसे ऐसे बोला गया कि यहाँ से एक कंडक्टर लगे हुए हैं और यहाँ से एक कंडक्टर लगा हुआ है, एंड आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज समथिंग P एंड दिस पॉइंट एज Q। P और Q कह रहा हूं मैं इसको, ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है। दीज आर द थ्री कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन दिस वे। अच्छा, जहां पर भी सर्किट में स्ट्रेट लाइन बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंडक्टर कहेंगे। जाहिर है कि जहां पर भी सर्किट में स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंडक्टर। तो भाई आपको एक बात पता है कि यहाँ भी कंडक्टर ऊपर भी लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ है, तो ऐसे सर्किट को सॉल्व कैसे करें आप लोगों को, मुझे मालूम है कि आप लोगों को मालूम है कि ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में, दीज थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आप लोग जानते हो, 12th में भी आपको कराया होगा किसी ने। बट मैं आपको समझाता हूँ ये पैरेलल में क्यों है, क्यों नहीं है, इस बात को याद रखिए, या अगर आपको आता भी है तो फिर से सुन लीजिए। सर अगर मैं इसके पॉइंट को, इसके इस पॉइंट को के पोटेंशियल को कुछ मान लूं, मान लो इसके पॉइंट के, इस पॉइंट के पोटेंशियल को कुछ मान लिया मैंने, V मान लिया। लेट अस से इस पॉइंट के पोटेंशियल को हमने कुछ मान लिया V, ठीक है, या P, कुछ भी मान लिया। इस पॉइंट के पोटेंशियल को अगर P मान लिया, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को भी P कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्योंकि कंडक्टर है, और कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, तो कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो अगर आपने उस पॉइंट के पोटेंशियल को P माना है, तो सर इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल को भी P मानना पड़ेगा। एक ही कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया रे सर। इसके बाद दूसरी बात पे आते हैं। सर इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल को Q मान लूं, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को भी मैं कितना मानूंगा, तो इस पॉइंट के भी पोटेंशियल को मुझे Q मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, आपने ये दो पोटेंशियल के पॉइंट्स मान लिए। अब इसके बाद आपको करना यह है सर कि आप जिसके अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस निकालना था उसको एंड्स पे ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे शो कर दो। दो पॉइंट्स को आपने ऐसे शो कर दिया। आप जब ये दो पॉइंट को ऐसे शो कर देंगे, तो अब इन दो पॉइंट, और कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, दो ही पोटेंशियल के पॉइंट है, एक का नाम है P और दूसरे का नाम है, दूसरे का नाम है, एक का नाम है P और दूसरे का नाम है Q।
और कोई अननोन पोटेंशियल का पॉइंट इस केस में तो नहीं। तो एक तरफ पी ड्रॉ कर दीजिए, एक तरफ क्यू ड्रॉ कर दीजिए। अब इसके बीच में जितने भी कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे हैं उसको ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, ये वाला जो पहला वाला कैपेसिटर है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन पी क्यू। दूसरा वाला कैपेसिटर भी कनेक्टेड है पी क्यू के बीच में। तीसरा वाला कैपेसिटर भी कनेक्टेड है पी क्यू के बीच में। ये सारे जो कैपेसिटर्स हैं ये पी क्यू के बीच में ही कनेक्टेड है। तो अब इन सारे कैपेसिटर्स को अगर आप पी क्यू के बीच में अरेंज करेंगे तो ये कैपेसिटर पी क्यू के बीच में, ये वाला कैपेसिटर भी पी क्यू के बीच में, और ये वाला कैपेसिटर भी पी क्यू के बीच में। ये तीनों कैपेसिटर पी क्यू के बीच में, ये सी, ये भी सी, ये भी सी। तो सी इक्विवेलेंट की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी इक्विवेलेंट की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3C। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सी इक्विवेलेंट की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3C आ जाएगी सर, क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर उन्हीं दो पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। ये 3C आ जाएगी। लिख लिया सर? इसी पे सवाल और देखते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्वेश्चन करके बताइए। एक क्वेश्चन है सर इस प्रकार से। अभी नोट मत करना, मैं शायद कुछ बदलाव कर दूं उसमें। ठीक है सर, मान लीजिए ये सारे कैपेसिटर्स आर ऑफ कैपेसिटेंस सी 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 ईच। आपको वही बताना है सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पी क्यू। पी क्यू के अक्रॉस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट? करिए सर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पी एंड क्यू?
आ गया सर इसका आंसर? ठीक है, देखिए आप लोगों ने, मुझे नहीं पता क्या किया, बट एक बात समझिए, यहाँ पर अगर पोटेंशियल पी है तो मैं कहाँ कहाँ और पोटेंशियल पी ले सकता हूँ? मतलब अगर यहाँ पोटेंशियल पी है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल पी कह सकता हूँ, बिकॉज द सेम कंडक्टर इज देयर। और इन बिटवीन कोई कैपेसिटर या कोई रेजिस्टर इस तरह का नहीं कनेक्टेड हो, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू तो आप सेम मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पी, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल पी, तो सर यहाँ भी पोटेंशियल पी ही होगा। समझ रहे होंगे शायद आप। इसी तरह से अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्यू मान लें सर, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्यू मानेंगे सर, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्यू होगा। एज लॉन्ग एज यू हैव द सेम कंडक्टर रनिंग, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम मानी जाएगी। अगर एक पॉइंट पे पी माना है तो उसके हर पॉइंट पे पी होगा, और किसी तरह से एक पॉइंट पे क्यू माना है तो उसके हर पॉइंट पे क्यू होगा। बट सर यहाँ पी नहीं होगा, बिकॉज बीच में कैपेसिटर आ गया, बिकॉज यू हैव कैपेसिटर इन बिटवीन, तो अब यहाँ पर पी नहीं होगा। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर मान लीजिए आपने एक्स लिख लिया, तो सर ये एक्स यहाँ भी होगा, ये एक्स यहाँ भी होगा, और ये एक्स यहाँ भी होगा, बिकॉज दीज आर द सेम कंडक्टर्स रनिंग। और यहाँ से यहाँ तक कोई और बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि साहब यहाँ पर जो है पूरे का जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, बिकॉज देयर इज नो कैपेसिटर इन बिटवीन। तो सर आपको अब फाइनली करना क्या है? यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट, रीड्रॉ द सर्किट बेसिकली। अगर आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो आपको एक पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है सर क्यू, यहाँ पर इन बिटवीन एक अननोन पोटेंशियल पॉइंट भी है जिसका नाम है एक्स। ये आपको नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, नहीं है, बट ये तो आपके लिए एक अननोन पॉइंट है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। तो एक अननोन पॉइंट का पोटेंशियल भी है जिसका नाम है एक्स। समझ में आ रही बात? तो एक्स एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप कहाँ अकोमोडेट करेंगे? इन बिटवीन। एक बात याद रखिए, जिसके बीच में आपको निकालना है उसको दो एंड पे हमने ड्रॉ कर दिया, जो भी अननोन पोटेंशियल का पॉइंट मिले उसको इन बिटवीन कहीं पर शो कर दीजिए। और अब कैपेसिटर्स देख लीजिए, तो पी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, पी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, इसका मतलब है पी और एक्स के बीच में वी हैव टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर हैं पी और एक्स के बीच में। इसी तरह से क्यू और एक्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो क्यू और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, क्यू और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, तो कितने कैपेसिटर हो गए? दो कैपेसिटर। एंड एक फाइनल कैपेसिटर जो आएगा सर वो किसके बीच में आएगा? पी और क्यू के बीच में। इज इट क्लियर टू ऑल? सर ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, और ये वाला भी सी। अच्छा, ये सी और ये सी कितना हो गया? ये सी और ये सी सॉल्व करेंगे तो ये सी और ये सी कितना हो गया? पैरेलल में कनेक्टेड है, टू सी। ये सी और ये सी सॉल्व करेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड है, टू सी। मतलब इसका भी इक्विवेलेंट टू सी, इसका भी इक्विवेलेंट टू सी। इसका मतलब है फाइनली आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, टू सी, और ये वाला जो है ये सी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये टू सी और ये टू सी सीरीज में, और इसके साथ ये सी जो है वो पैरेलल में। ठीक है। अब ये टू सी और टू सी का अगर आप सीरीज सॉल्व करेंगे, तो ये टू सी और टू सी का सीरीज सॉल्व करेंगे तो ये सी आएगा। ठीक है, तो ये सी और ये वाला सी, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल फाइनली। ठीक है, ये वाला सी और ये वाला सी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी टू सी। फाइनल आंसर शुड बी इक्वल टू टू सी। देखिए अगर आपको मेथड समझ में आया हो। सर दो जिसके अक्रॉस आप फाइंड कर रहे हैं उसको तो आपने ड्रॉ कर दिया उन पॉइंट्स को, और इसके बीच में भी जो पोटेंशियल मिलते जाएंगे उसको इन बिटवीन आप ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है, वंस द सर्किट इज रीड्रॉन, उसके बाद फिर आप सीरीज और पैरेलल देखेंगे कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, एंड फर्दर यू विल सॉल्व। नोट करो सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सर, ये तो हो गया सर कैपेसिटर है तो पोटेंशियल के पॉइंट आप पहचान लीजिएगा, और पोटेंशियल के पॉइंट पहचान के इस तरह से काम होता है। अब देखो कई बार क्या करेंगे, आपको कैपेसिटर नहीं देंगे, आपको दे विल प्रोवाइड यू द कंडक्टिंग प्लेट्स, और कंडक्टिंग प्लेट देके आपको कैपेसिटेंस पूछेंगे। मतलब वो कहेंगे नहीं कि आपसे वो कैपेसिटर है, दे विल इंस्टेड दे विल टेल यू दैट दे हैव द कंडक्टिंग प्लेट्स, और उसका कैपेसिटेंस पूछा जाएगा। जैसे क्या मतलब सर? जैसे क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कि मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये भी दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स हैं मेड अप ऑफ कंडक्टर ऑफ कोर्स। उसके बाद आपसे बोला गया कि ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, दीज टू प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, इसी तरह से दे हैव अनदर प्लेट्स, ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये दो प्लेट एक साथ ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, दिस टू प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर।
ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि इसमें कैपेसिटेंस बताइए, इसका इस अरेंजमेंट का सी इक्विवेलेंट बताइए, क्योंकि आपको मालूम है वैसे भी कि कैपेसिटर इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर्स। ठीक है, तो एक कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट होता है, तो इसका आपको क्या पूछेगा, वो कैपेसिटेंस पूछेगा। ये बेसिक सा सवाल है, इस पर एक एक दो और सवाल हम देखेंगे, बट इस बेसिक से समझिए। तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है पी और इस पॉइंट का नाम है क्यू, कुछ भी आप मान सकते हैं। मैंने मान लिया एक पॉइंट का नाम है पी और दूसरे पॉइंट का नाम है क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू ये दो पॉइंट्स के नाम। अब सर क्या करेंगे सर आप, अब करेंगे ये कि अगर ये पॉइंट पी पोटेंशियल है तो, और ये दोनों कंडक्टर है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल पी होगा, यहां पर भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल पी होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बिकॉज कंडक्टर पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर यू हैव द सेम पोटेंशियल, तो हर पॉइंट पे पी और पी 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 होगा। अब सर इसी तरह से यहां पर अगर क्यू है तो ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, तो ये भी क्यू, इसके हर पॉइंट्स पे क्यू 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 होगा। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अरे भाई, जहां पर भी दो डिफरेंट पोटेंशियल मिले, तो दो डिफरेंट पोटेंशियल के बीच में आप एक कैपेसिटर अज्यूम करेंगे। मतलब अगर दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, तो दो डिफरेंट पोटेंशियल के बीच में आप एक कैपेसिटर मानेंगे कि एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप ये कहेंगे ये एक कैपेसिटर है। इसी तरह से ये पी क्यू के बीच में एक कैपेसिटर है, ये पी क्यू के बीच में वी हैव अनदर कैपेसिटर विच इज द थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो अब आपको सारे जो कैपेसिटर है वो पी और क्यू के बीच में ही तो मिल गए, ये सारे कैपेसिटर पी और क्यू के बीच में मिले। तो बिकॉज ऑल दीज कैपेसिटर्स आर बिटवीन पी एंड क्यू, एक बात तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रही होगी कि दे दीज टू विल बी इन पैरेलल, या आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑल दीज थ्री विल बी इन पैरेलल। तो सारे के सारे कैसे कनेक्टेड होंगे सर, तो ऑब्वियसली बात है सारे के सारे कनेक्टेड होंगे पैरेलल में। इसमें वो आपको क्या देगा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको देगा वो कि प्लेट का एरिया और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। तो मान लो कि प्लेट का एरिया अभी मैं आपको आसानी के लिए दे रहा हूं कि सारे प्लेट का एरिया सेम है, और हर दो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज डी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सी इक्विवेलेंट, अगर मैं इसका कैपेसिटेंस सी कह लूं तो सबका कैपेसिटेंस सी होगा, बिकॉज ज्योमेट्रिकली सबका एरिया सेम है और सबके बीच में सेपरेशन सेम है। तो ज्योमेट्रिकली ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल है इसलिए कैपेसिटेंस को मैं सेम मान सकता हूं, तो 3C। तो फाइनल आंसर में आप क्या लिख देंगे, सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ गए, इसी को अभी थोड़ा सा हम और एक स्टेप और ऊपर ले जाएंगे क्वेश्चन को, बट यहाँ ये बात सबको समझ में आ गई होगी आई होप। लिख लिया सर आप लोगों ने? ठीक है, तो एक सवाल करके मुझे बताइए। प्रश्न इस प्रकार से, सर ये पी ये क्यू, ये नहीं पता क्या है। ठीक है, आपको बोला गया पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पी एंड क्यू। सारे प्लेट का एरिया सेम है और सारे प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो भी सेम है, सारे प्लेट की एरिया ए है और हर दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है। आपको बताना है इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, बताइए।
जी सर, कितना है आप लोगों का आंसर? कर रहे हो आप लोग? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी? नहीं फातिमा। देखो, ये P है, ये Q है, तो इसको हम क्या लें? X है। ठीक है, हमें नहीं पता। X भी एक अननोन पोटेंशियल पॉइंट है, हम इसको X मान लेते हैं। तो इधर P कह सकते हैं, इधर P कह सकते हैं, तो इधर Q, ये भी Q, ये भी Q। जो Q है उसको Q मान लीजिए। यहाँ P, सॉरी, यहाँ पर ये X आएगा, यहाँ पर ये X, यहाँ पर भी ये कितना X, यहाँ पर भी X। अगर आप ध्यान से देखो तो P और X के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, P और Q के बीच में दूसरा कैपेसिटर, X और Q के बीच में तीसरा कैपेसिटर, और X Q के बीच में एक चौथा कैपेसिटर। अब यहां पर बेसिकली वी आर हैविंग फोर कैपेसिटर्स और ऑल ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल। लास्ट वाले क्वेश्चन में मुझे सर्किट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आपका सारा जो कैपेसिटर बन रहा था दैट वाज बिटवीन द सेम टू पोटेंशियल पॉइंट्स। तो सारे के सारे आपस में क्या थे? सारे के सारे आपस में पैरेलल में थे। तो आपने सिंपली कह दिया कि भाई पैरेलल में है, तो इसलिए आपने डायरेक्टली लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ C और 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, है ना? बट यहां पर आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते। तो ऐसे केस में आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? सर्किट को आप रीड्रॉ करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे। कैसे? तो देखिए, आपको दो पॉइंट्स जिसके अक्रॉस पोटेंशियल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, वो दो पॉइंट्स हैं P और Q, और इसके बीच में एक अननोन पॉइंट है जिसका नाम है X। P और Q के बीच में एक X है। अगर आप ध्यान से देखें तो X, P और X के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद P और Q के बीच में है, वो अभी ड्रॉ करूंगा, मैं इसको ड्रॉ करूंगा अभी। बट उसके पहले देखो, Q और X के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से Q और X के बीच में एक दूसरा कैपेसिटर, और फिर एक P और Q के बीच में एक तीसरा कैपेसिटर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे ना, ये C, ये C, ये C, अनडाउटेडली सब C माना जाएगा, बिकॉज ज्योमेट्रिकली दे आर सेम। भाई ये कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आ गया हो तो ध्यान से सुनिए। ये जो दो C हैं, ये वाला C और ये वाला C, ये जो दो C कनेक्टेड हैं, ये दो C दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कितना आ जाएगा? 2C। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये C, ये आपका 2C, ये C, ये आपका 2C, और ये कितना आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा सर फिर से C। ठीक है, ये C और 2C कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन निकालोगे, इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? C और 2C का। तो 1/C प्लस 1/2C करो, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2/3C। ठीक है सर, 1/C प्लस 1/2C करेंगे तो यही आएगा ना, 2/2C/3। उसके साथ ये C कैसे है? उसके साथ ये C पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2C/3 प्लस ऑफ C इज इक्वल टू 5C/3। ये C इक्विवेलेंट आएगा। और सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सी की जगह आप फाइनली लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इन प्लेस ऑफ C यू कैन राइट इट एज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। देखिए सर, अगर समझ आ गया हो तो। हो गया? ओके, तो आई होप आपको मेथड समझ आ गया होगा। मेथड सबको समझ में आ गया होगा शायद। तो ये आपके पोटेंशियल को सेम करके ये इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस को। अब आते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या होती है। तो ये होती है इनफाइनाइट सर्किट, या इनफाइनाइट लैडर भी कह सकते हो। इनफाइनाइट सर्किट मतलब ऐसी सर्किट जो इन्फिनिटी तक जा रही हो, इनफाइनाइट सर्किट। ठीक है, इनफाइनाइट सर्किट। इनफाइनाइट सर्किट में क्या होगा कि वही अरेंजमेंट इन्फिनिटी तक रिपीट होगा। कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा अप टू इन्फिनिटी। जैसे मान लो कि मैं एक अरेंजमेंट ले रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, कि ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर।
and this same arrangement is repeating itself up to infinity. ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर एंड सो ऑन। ये कहां तक रिपीट कर रहा है? ये रिपीट कर रहा है अपने आप को अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। सारे कैपेसिटेंस, मान लो कि सारे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो सी 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 सी, ये पॉइंट है सर पी, और ये वाला जो पॉइंट है सर इसका नाम मान लेते हैं क्यू। तो पी और क्यू के अक्रॉस में ये सी 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 बोतल, ये हर जगह सी 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 का कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, इनफाइनाइट लैडर है ये। इनफाइनाइट लैडर का मतलब दिस कॉम्बिनेशन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या ये कॉम्बिनेशन कहां तक कनेक्टेड है? अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अब सर पॉइंट ये है कि व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट बताना है। तो ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे केस में सॉल्व करने का तरीका ये है बेटा कि हम इस बात को देखते हैं कि कौन सी यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। कौन सी यूनिट, विच ऑफ द यूनिट इज रिपीटिंग इटसेल्फ टिल इंफिनिटी। तो अगर आप देखोगे तो सर आपको दिखाई देगा कि ये सी और सी का ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब जो पहला वाला पैटर्न है सी सी, वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी पर। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो उसका एक पैटर्न, उसका एक यूनिट रहने दो, और बाकी इन्फिनिटी तक के आप जो पैटर्न है उसकी कैपेसिटेंस को आप कुछ मान लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो एक पैटर्न है उसको आप रहने दो, और बाकी जो इन्फिनिटी तक वही पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको आप रिप्लेस कर लो या उसको कुछ अज्यूम कर लो। क्या मतलब सर? इसका मतलब ये है कि सर आप ये कर लीजिए कि यहाँ पर ये वाला पैटर्न है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। और उसके बाद यहाँ से जो इन्फिनिटी तक है, यहाँ से अगर हम काट दें तो इसको हम कुछ मान लेंगे। और सर कितना मान लेंगे? तो मान लीजिए कि कुछ हमने मान लिया, कुछ लेट अस से कि कुछ एक्स मान लिया। क्लियर है? ये सी है, ये सी है, ये वो पॉइंट है पी और क्यू जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा बेटा एक बात समझिए कि इन्फिनिटी तक का अगर कैपेसिटेंस एक्स है, इन्फिनिटी तक जो चीज रिपीट हो रही है उसके कैपेसिटेंस को अगर आपने एक्स माना है, तो उसमें अगर आप एक और पैटर्न का कैपेसिटेंस ऐड कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे सर इन्फिनिटी में अगर एक और सी ऐड कर भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ लेगा? इट विल रिमेन एज इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी इज अ लार्ज नंबर। अगर उसमें आप कोई एक यूनिट ऐड भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि पीक्यू के अक्रॉस भी अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कोई पूछे तो वो एक्स ही होगा सर। सी इक्विवेलेंट कितना होगा? एक्स। हमें इसी एक्स की वैल्यू चाहिए। अब वो कैसे निकालते हैं? तो वो निकालने के लिए आप देखो ये एक्स और ये सी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल। तो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्स और सी आपस में कनेक्टेड है पैरेलल में। ये एक्स और सी आपस में कनेक्टेड है पैरेलल में, ये एक्स और सी आपस में कनेक्टेड है पैरेलल में। और इसको हम क्या लिखेंगे? सी एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस ऑफ एक्स। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इस सी के साथ सीरीज में है। देखिए ये वाला, ये दोनों का पैरेलल को आपने रिप्लेस कर दिया भाई ये सिंगल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, सॉरी 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 सॉरी, ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, ये सी प्लस एक्स होगा, माई मिस्टेक। ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये होगा सी प्लस ऑफ एक्स। और इसका जो ये कॉम्बिनेशन है वो इस सी के साथ कैसे कनेक्टेड है? तो सीरीज में कनेक्टेड है। ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्यू है, ये इन दोनों के बीच का जो सी इक्विवेलेंट होगा दैट विल स्टिल रिमेन एज एक्स। तो आप देखो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सी प्लस एक्स और सी कैसे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप क्या लिखोगे? 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स। तो उसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि c इंटू सी प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ एक्स। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 1/c1। देखो याद रखो 1/c1 प्लस ऑफ 1/c2 अगर है इज इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। इसको सी इक्विवेलेंट को आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। बार बार आपको 1/ में फ्रैक्शन में एलसीएम लेकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो कि C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सी इक्विवेलेंट की जगह आप क्या लिखेंगे? सी इक्विवेलेंट की जगह आप लिखेंगे एक्स। यहाँ पर ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स डिवाइडेड बाई कितना? तो डिवाइडेड बाई सी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 2c प्लस ऑफ एक्स। ऐसा लिख सकते हैं? सही? गलत तो नहीं बोला? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा? 2cx प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं सर? सर सुन पा रहे हैं आप लोग? इसको नोट करिए सर क्योंकि जगह कम पड़ गई। इसको नोट करिए, जगह कम है, ताकि मैं आगे के स्टेप को सॉल्व कर सकूं।
चलिए सर, तो इफ इट्स डन देन देखिए, यहां पर इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी एक्स, बिकॉज नॉट माइनस ऑफ सी एक्स, प्लस ऑफ सी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स, मतलब टू सी एक्स में से सी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सी एक्स आ जाएगा, माइनस ऑफ सी स्क्वायर, माइनस ऑफ सी स्क्वायर, दिस होल विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में है, एक्स की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज एक्स यहाँ पर वो वैल्यू है जो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप रूट वाला जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, और अल्फा बीटा के रूट वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो सर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10वीं कक्षा 10th में अगर आप याद करें तो अल्फा बीटा जो रूट होता था वो फॉर्मूला लिखा जाता था माइनस बी प्लस या माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये अल्फा और बीटा का रूट लिखा जाता था, अल्फा मतलब बीच में प्लस रहेगा ये वाला, और बीटा मतलब बीच में माइनस ले लोगे। कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए दोनों माइनस वाला कंसीडर नहीं होगा। कौन सा वाला कंसीडर होगा, माइनस बी प्लस वाला सिर्फ कंसीडर होगा, एक ही रूट कंसीडर होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। बी कौन होगा यहाँ पर, बी इज द सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है, तो सी विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ सी प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब सी का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए लिखा जाता है, और सी क्या है, तो सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ से जो भी आंसर आए वो आपका फाइनल आंसर होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी प्लस ये 4c स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5c स्क्वायर को बाहर ले लो तो c हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ये मतलब फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी रूट 5 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई c डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी योर c इक्विवेलेंट, मतलब x की वैल्यू। और xc आपका c इक्विवेलेंट है, क्योंकि आपने c इक्विवेलेंट को x माना हुआ है, तो x ही आपका c इक्विवेलेंट है, तो ये आपका रिजल्ट है, इसको नोट करिए। चलिए सर, एक क्वेश्चन करके बताइए फिर, अगर आपने नोट कर लिया तो। पूरा सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ पीछे वाले रिजल्ट में वैल्यूज पुट करके आंसर बता देंगे आप, पूरा सॉल्व करेंगे आप अपने लिए। पी है, ये क्यू है, ठीक है, ये 1 माइक्रोफराड है, ये 2 माइक्रोफराड है, फिर 1 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, फिर 1 2 1 2 1 2 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड एंड सो ऑन। आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड क्यू, दिस सर्किट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी।
हो गया बच्चों? देखिए सर, देखिए यहां से ये इसको कट कर दीजिए, क्योंकि यही 1 और 2 माइक्रो फराड वाले कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है वही रिपीट हो रहा है अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ से अगर आप कट कर देंगे तो ये आप 1 और ये 2 और जो बाकी इंफिनिटी तक का जो कैपेसिटेंस है उसको आप कुछ मान लीजिए, उसको आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स या सी जो मन करे आपका मान लीजिए। ये 2 और ये 1, ये पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट क्यू है। तो अनडाउटेडली ये 2 और जो एक्स है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप इसको फर्दर ऐसे शो कर सकते हैं कि भाई ये 2 प्लस ऑफ एक्स, ये वाला जो होगा ये होगा 2 प्लस ऑफ एक्स, ये होगा 1, ये पॉइंट पी है और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट क्यू। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 प्लस एक्स और ये 1 वाला जो है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये एक्स है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इन्फिनिटी तक का अगर एक्स है तो उसमें अगर एक यूनिट में ऐड भी कर दूंगा तो उस इन्फिनिटी तक के कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो इन्फिनिटी तक का कैपेसिटेंस है एक्स। तो अब देखिए सर, यहाँ पर आप एक्स मतलब जो सी इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट ये इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। तो इसको आप लिखेंगे सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ एक्स। सी इक्विवेलेंट की जगह आप लिख सकते हैं एक्स, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो एक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करोगे तो ये b कहलाएगा। तो ये माइनस ऑफ b दैट इज माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू कुछ भी नहीं है, a मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है वो a है। तो 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 1। ठीक है, नोट करो भाई। अरे नोट कर लिया सर। इनफाइनाइट सर्किट को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे सर। एक और करके बताइए जल्दी से, जल्दी से इसका तो आंसर दे ही दीजिएगा। रुको,
टू टू टू, सारे टू टू हैं। अब आपको ये देखना है कि कहां से कट करना पड़ेगा। आप वहां से कट करेंगे जहां जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। तो आपको ये समझना है इसमें कि कहां से आप कट करेंगे, किस पॉइंट से आप कट करेंगे, वो आपको देखना है। जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है उसका एक यूनिट रहने दीजिएगा और बाकी इंफिनिटी तक को आप कट कर दीजिए। जो बार बार रिपीट हो रही है उसका एक यूनिट रहने दीजिए और बाकी जो इंफिनिटी तक है उसको कट कर दीजिए। तो पहले तो मुझे ये बताओ, इसको कट कहां से करोगे? अच्छा, मैं आपको ये लाइनें बना के बताता हूं। आप सर्किट को यहां से इमेजिन करोगे कि कट किया है, या आप सर्किट को यहां से इमेजिन करोगे कि कट किया है? कहां से कट करोगे आप? ब्लू वाली लाइन से कट करोगे या रेड वाली लाइन से कट करोगे? कहां से कट करोगे? वेयर फ्रॉम विल यू कट द सर्किट? फ्रॉम द ब्लू लाइन और फ्रॉम द रेड लाइन, विच वन? ब्लू वाले से। वेरी गुड फरहान भाई, ब्लू वाले से कट करेंगे। क्योंकि अगर हम यहां से कट कर देते हैं, रेड वाली लाइन से अगर हम कट करते हैं, ओके फातिमा, अगर हम रेड वाली लाइन से कट कर देते हैं इसका मतलब है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये 2 माइक्रोफैराड बार बार इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है सर। जो रिपीट हो रहा है बार बार इन्फिनिटी तक वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 माइक्रोफैराड ये वाले हैं, ये बार बार इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आप ब्लू वाली लाइन से कट करेंगे, मतलब आपकी जो सर्किट होगी वो इस तरह से होगी। तो ये इस केस में ये 2 माइक्रोफैराड को एज इट इज आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, है ना। यहाँ पर आप इसको पहले सॉल्व करिए, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, और जहां आपने इन्फिनिटी तक को कट किया उसको एक्स मान लीजिए, उसको आप एक्स मान लीजिए। ये 2 माइक्रोफैराड है और ये भी कितना है, ये भी कितना है, 2 माइक्रोफैराड। अब पहले आप इसको सॉल्व करिए, पहले आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और इन दोनों का अक्रॉस जो इक्विवेलेंट आना चाहिए वो एक्स आना चाहिए। इस 2 को भूल जाओ, इस 2 को आप भूल जाओ, है ना। ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप सिर्फ इतना ही मान के सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये वाला पैरेलल में, उसके साथ 2 वाला सीरीज में। तो आप ये लिख सकते हैं सी इक्वलेंट विल बी नथिंग बट 2 इंटू 2 प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ एक्स, यही तो लिखेंगे। और इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी एक्स माना जाएगा, तो ये 4 प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस ऑफ एक्स, यही तो लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 4x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 2x। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं सर 4x, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो तो x की वैल्यू आ जाएगी सर माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 4, माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू कुछ भी नहीं है 1 है, माइनस ऑफ 4 फिर से c डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। इसको यहां से सॉल्व करो तो x की वैल्यू आएगी थोड़ी गंदी सी माइनस ऑफ 2, ये आ जाएगा 4 4 16, 16 4 20, मतलब प्लस ऑफ अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द वैल्यू टिल हेयर। अब आप इमेजिन करो कि इस पूरे को अगर आपने रिप्लेस कर दिया, ये तो ये 2 माइक्रोफैराड और इसके साथ जो ये x है वो कनेक्टेड है आपस में पैरेलल में, ये x और ये 2 माइक्रोफैराड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो c इक्विवेलेंट डैश आप क्या लिखेंगे, तो 2 प्लस ऑफ x, जो भी x आया उसके साथ 2 को ऐड कर देंगे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो ये तो हो गया सर इन्फिनाइट लैडर। इसी में एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज आपने करंट के केस में भी पढ़ा है और सेम व्हीट स्टोन ब्रिज आप कैपेसिटर के केस में भी अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए सर, कैपेसिटर के केस में भी आप यही कर सकते हो जो आपने करंट के केस में किया है। व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या मतलब, जनरली व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपके 4 कैपेसिटर हो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन इस तरह से, मान लो कि यहाँ पर भी कोई एक कैपेसिटर ले लेते हैं, ठीक है, सच दैट कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये वाला जो है वो C5 है। तो इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। जहां पर भी आपको 5 कैपेसिटर का अरेंजमेंट दिखे, सबसे पहले दिमाग चलाओ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब वो जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इट कैन आइदर बी बैलेंस्ड और इट कैन बी अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इट कैन बी आइदर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या मतलब होता है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या मतलब होता है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है, व्हीट स्टोन
व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर ब्रिज आपकी बैलेंस्ड है, ब्रिज आपकी बैलेंस्ड है, इफ यू हैव बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसका मतलब होगा कि C1/C2 विल बी इक्वल टू C3/C4, या तो आप ये कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में दो कैपेसिटर्स का रेशियो बाकी दो कैपेसिटर के रेशियो के इक्वल होगा। जब भी ऐसा होगा तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मान लो ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, तो इस केस में जब भी ऐसा होगा, फॉर द बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पोटेंशियल एट एक्स विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एट वाई। इसका मतलब है Vx माइनस और Vy विल बी इक्वल टू जीरो। तो Vx माइनस Vy अगर जीरो हो गया तो जो चार्ज है, चार्ज इन C5 ये जो फिफ्थ कैपेसिटर है बीच वाला, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। चार्ज जो होगा फिफ्थ कैपेसिटर में वो भी कितना होगा, तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई? तो ये बीच वाले कैपेसिटर में भी कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, वो चार्ज कितना होगा, तो वो चार्ज की वैल्यू जीरो होगी। तो इस केस में हम इस बीच वाले को अगर हटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा सर, हमारे पास बच जाएगा बस C1 और C2 और C3 और C4, C5 हटा देंगे आप। हमेशा नहीं हटाएंगे, जब आपका बैलेंस होगा ब्रिज, जब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा C1/C2 वाली कंडीशन को, तभी आप बीच वाले को हटाएंगे। और ये C1 C2 और ये C3 C4, C1 C2 और C3 C4 में आप देखें तो C1 C2 सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों आपका सीरीज में हो जाएगा, और ये दोनों भी आपका सीरीज में हो जाएगा, और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होंगे वो आपस में पैरेलल में होंगे। इसका मतलब है कि इसका अगर आप लिखेंगे तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस ऑफ C2, इसके लिए आप लिखेंगे तो इसके लिए आप लिखेंगे C3 C4 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4, और फाइनली ये दोनों आपस में कैसे होंगे, तो ये दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये लिखा जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस ऑफ C2 प्लस ऑफ C3 C4 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4। इसका मतलब है मेथड ये है सॉल्व करने का। पहली बात, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए दिस ब्रिज शुड बी बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो उस केस में आप बीच वाले को हटा दीजिए, बिकॉज देयर विल बी नो चार्ज फ्लोइंग इनटू द बीच वाला कैपेसिटर। उस बीच वाले को हटा दीजिए और सर्किट को सॉल्व करिए, तो बाकी दो दो कैपेसिटर आपस में सीरीज में है और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में पैरेलल में है। ठीक है सर, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, नॉट ओनली दिस, व्हीट स्टोन ब्रिज के और भी फॉर्मेट्स हैं या और भी फॉर्म है जिसमें हम व्हीट स्टोन ब्रिज को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर और यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का ही रूप है। ठीक है, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का ही रूप है। मान लीजिए कि ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C5, ये भी अपने आप में व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, ये भी बैलेंस्ड का केस वही होगा। मतलब आप इसको भी ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपने पहले वाला बनाया था व्हीट स्टोन ब्रिज, तो ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज का ही रूप है। इसमें भी बैलेंस होने के लिए C1 C2 का रेशियो C3 और C4 के रेशियो के बराबर होना चाहिए, तो C5 में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ये भी एक रूप है। और इसी व्हीट स्टोन ब्रिज का एक और रूप है सर, वो रूप क्या है, तो वो रूप ऐसे है कि अगर मान लो कि आपका ये कैपेसिटर है ऐसे, सर ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ऐसे, सर एक कैपेसिटर ऐसे, और आपसे ये बोला गया कि फर्दर वी हैव कैपेसिटर्स लाइक दिस, ये कैपेसिटर ऐसे, ये कैपेसिटर ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, ये कैपेसिटर मान लीजिए C1 C2, ये C3 C4 और ये C5, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप इमेजिन करो इस पॉइंट P को आप इधर लेके चले जाओ और इस पॉइंट Q को इधर लेके चले जाओ, तो आपको ये सर्किट कैसी मिलेगी, तो ये P पॉइंट को उधर लेके चले जाओ, तो P पॉइंट अगर उधर लेके चले गए तो ये कैपेसिटर जो दो P पॉइंट के साथ कनेक्टेड है वो इसके साथ इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये जो कैपेसिटर P पॉइंट के साथ कनेक्टेड है वो इधर आ जाएगा। इन दोनों के बीच का जो ये कैपेसिटर है C5 वो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर वाला जो कैपेसिटर वो ऐसे आ जाएगा। दिस कैपेसिटर्स विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर P आ गया, यहाँ पर Q आ गया, तो ये वाला आपका C1 हो गया, ये वाला C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया और ये वाला C5 हो गया। तो ये भी कैसे कनेक्टेड है, तो ये भी अपने आप में व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक फॉर्म है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के दो फॉर्म्स है बेसिकली, जो व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज को फर्दर हम दो और फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दो फॉर्म्स ये हैं सर, इसको भी नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया क्या सर? नोट कर लिया?